प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। देखिए विद्यार्थीगण, हम लोगों ने जो है ना गति और वेग, चूंकि हम लोग जानते हैं कि गति और वेग जो है ना इससे भर भर के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी से नॉमेरिकल जो है ना मैक्सिमम ऑफ नॉमेरिकल जो प्रश्न रहता है ना, क्वेश्चन जो रहता है वो क्वेश्चन कहाँ से रहता है विद्यार्थीगण? हमने आपसे चर्चा किया था स्पीड एंड वेलोसिटी से। आप लोगों ने भी ना क्वेश्चन बैंक पर विजिट किया होगा, ज़्यादा प्रश्न आपको यहीं से दिखता है। तो इसके पहले हम जो है ना आपको जो है कि हम दूरी विस्थापन और कोणीय चाल ना ये दोनों को बारीकी से बता दिए, दोनों अलग अलग वीडियो में बताए हुए, दोनों से संबंधित नॉमेरिकल भी हम आपको बता रखे हैं ना। वो आपका जो है गति और वेग स्पीड एंड वेलोसिटी के अंदर ही आता है ना। अब देखिए आपको हम बोले थे कुल मिला के लगभग 3 क्लास होगी ये स्पीड एंड वेलोसिटी की, तब ये खत्म होगी। आपका अंतिम टॉपिक बच गया चाल वेग और त्वरण ना, चाल वेग और त्वरण। तो विद्यार्थीगण इसको अच्छे से देखेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी का ये तो अंतिम टॉपिक है जिनका नाम है स्पीड ना, स्पीड वेलोसिटी ना। आप देखिए ध्यान दीजिएगा कि इस टॉपिक को हमको इतने ही बारीकी से पढ़ना है जितना शेष टॉपिकों को हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ा है विद्यार्थीगण ना। देखिए अब देखिए बात ये है कि इस टॉपिक को आप बारीकी से पढ़ लेंगे, बाकी इससे संबंधित जो भी नॉमेरिकल होगी कोशिश करेंगे इसी वीडियो में इसका चर्चा कर लेने की। अगर हो जाती है अच्छी बात है, नहीं होती तो अगले क्लास में हम लोग चर्चा कर ही लेंगे ना। चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं, बात करते हैं क्या चाल के रिगार्डिंग और वेग के रिगार्डिंग ना। फिर त्वरण को हम लोग बाद में पढ़ लेंगे ना, बाद में इसी वीडियो में पढ़ेंगे। इन दोनों के बाद हम जो है ना हम लोग त्वरण के रिगार्डिंग पढ़ लेंगे। क्योंकि चाल और वेग इसलिए पढ़ रहे हैं जैसे आपका दूरी और विस्थापन एक दूसरे से सिमिलर था, उसी तरह जो है ना चाल और वेग एक दूसरे से सिमिलर है। इसको एक साथ पढ़ाएंगे, आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी ना। आए बिना जो है ना समय गंवाए क्या करते हैं हम लोग, चाल को पढ़ते हैं और वेग को पढ़ते हैं ना। चाल और जैसे हम लोगों ने जो पढ़ा था ना दूरी और विस्थापन, उसी तरह चाल और वेग का ना 2 कॉलम बनाते हैं। 2 कॉलम बनाकर विद्यार्थी हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे ना। चाल और एक कॉलम में यहाँ डिवाइड हम कर रहे हैं और वेग। आप ध्यान देंगे आप लोग ना, देखिए ज़्यादा इसे चूँकि इससे प्रश्न ज़्यादा देखने के लिए मिलता नहीं है, और जितना भी मिलता है ना, जितना हम आपको थ्योरी बताएंगे उतना से काफ़ी है वो आपके लिए ना। और देखिए इसके पहले जितना हम आपको बता रखे हैं वो वीडियो कर जाकर आप लोगों ने विजिट कर लीजिए, देख लीजिए, ताकि कोई प्रश्न आपसे कोई प्रश्न छूटे ना आएगा। चाल एकांक समय में ना तय की गई कुल दूरी को जो है ना चाल कहा जाता है। तो बोलेगा सर ये तो चाल हो गई, तो वेग के बारे में बताइए ना। देखिए एकांक समय में जो है ना जितना जिसमें दूरी तय किया जाता था उसमें विस्थापन को तय करेगा। एकांक समय में की गई कुल विस्थापन जो है ना उसी को कहा जाएगा वेग। बोलेगा सर जरा डिफिनेशन लिख दीजिए ना, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है सुनने में। आइए डिफिनेशन सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका आशय मतलब इसका बीमन क्या है वो देख लेंगे, और इन दोनों में अंतर क्या है इतना पढ़ लेंगे। इससे बाहर से प्रश्न जो है देखने के लिए मिलता नहीं है। जो नॉमेरिकल मिलता है जब पूरा थ्योरी कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में, उसके बाद नॉमेरिकल को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ना। आएगा इसका डिफिनेशन लिखेगा चाल का, पहले ना चाल का देखिए डिफिनेशन हम लोग लिख रहे हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। एकांक समय में एकांक, चूंकि देखिए विद्यार्थी हम आपको बताए हैं ना कि आपका जो है कि सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहता नहीं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। जितना जो ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा ऑप्शन वाला उसको ही आपको बनाना होगा वहाँ पर ना। ऐसा नहीं, चूंकि ये हम इसलिए लिखाएंगे ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को चाल कहते हैं ना, चाल कहते हैं। आइए आप वेग पे जानने से पहले चाल का और भी जो भी है ना, जो भी बातें हैं चाल के रिगार्डिंग उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर ही लेते हैं ना। आइएगा अब देखिए पहला था एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को हम लोग क्या कहते हैं विद्यार्थीगण, चाल कहते हैं। दूसरा चीज क्या है कि चाल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। चूंकि इस फॉर्मूला से ये क्या आ रहा है, जो जितना इस डिफिनेशन से ये फॉर्मूला निकल के बाहर आ रही है, तो जो है ना इसका क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और इसका प्रश्न जो रहता है ना, चूंकि हम आपको बोले कि जितना भी नॉमेरिकल रहता है ना विद्यार्थीगण वो क्या करता है, अगर इसमें देखिए 3 पार्ट है ना, चाल है, दूरी और समय, इनमें से 2 पार्ट आपको दे देगा, तीसरा पार्ट आपको फाइंड करने बोला जाएगा, निकालने के लिए बोला जाएगा। वो काफ़ी सिंपल है, बस बारीकी से वीडियो में बने रहिए और इसको क्या कीजिएगा, क्लास को कंटिन्यू बनाए रखिए ना। इसका आशय मात्रक जो होता है ना मीटर प्रति सेकेंड होता है ना, आशय मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। और भी इसके बारे में जो जानकारी लेना, यह एक अदिश राशि है ना, यह एक क्या है, अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि
है ना। चाल जो है वो क्या है, अदिश राशि है। ये हम लोगों ने देख लिया। चाल का आसान मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये हम लोगों ने देख लिया। और चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, ये भी देख लिया। और इसका जो है डिफिनेशन है हम लोग जान ही रहे हैं, इसलिए सारी बातें यहीं से निकल के आ रही है। एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं विद्यार्थीगण, चाल कहते हैं हम लोग ना। आइए अब इसको आगे बढ़ाने से पहले हम लोग वेग के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे ना। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहेंगे, हम आपको बार बार बोल रहे हैं ना। देखिएगा, एकांक समय में तय की गई कुल विस्थापन को वेग कहते हैं। अब देखिए इनके भी कुछ बातें हैं जिसको हम लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है ना। देखिएगा, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, जैसे यहाँ हुआ चाल बराबर दूरी बटे समय। चूंकि ये दूरी एकांक जो है, एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को न चाल कहा जा रहा है, तो वही यहाँ बता रहा है। चाल जो है ना, एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को, यहाँ पर क्या एकांक समय में तय की गई कुल विस्थापन को, तो इसका क्या हो जाएगा, वेग बराबर जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आपका विस्थापन बटे समय। ये आपका डिफिनेशन से ही निकल के आ रही है, विस्थापन बटे समय। अब ध्यान देना है कि इसका जो है ना, इसका आसान मात्रक हो रहा था मीटर प्रति सेकेंड, आपको बोले दोनों एक दूसरे काफी ज्यादा सिमिलर है, तो उसका भी जो है ना आसान मात्रक जो होता है विद्यार्थीगण वो ध्यान रखिएगा, मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। आप देखिए यह एक अदिश राशि है, कौन, चाल, लेकिन वेग जो है ना आपका सदिश राशि होगा विद्यार्थीगण, इतना सा ध्यान रखना है ना। वेग जो है सदिश राशि है ना। आप देखिए, आपको हम सदिश और अदिश जब पढ़ाए थे, पहला चैप्टर जो हम आपको बताया उसमें बारीकी से सदिश को पहचानने के लिए और अदिश को पहचानने के लिए बताए हैं। अब देखिए, और जो है कि सारी चीज़ों का जो है ना आपको डायमेंशन भी निकालने सिखाए हुए हैं ना, चूंकि वो एग्जाम में भर भर के वो भी पूछा जाता है। इसलिए जो नहीं देखे विद्यार्थी वो क्या कीजिएगा, चैनल पर जाकर विजिट कीजिएगा, जो आपसे छूट गया है उसको आप लोग देख लीजिएगा और क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नहीं आपकी जिम्मेदारी है ना। आप देखिए वेग को जानते हैं, जब वेग को पढ़ेंगे, चूंकि वेग हम अभी पढ़ रहे हैं तो वेग के बारे में और चीज समझ लेना है ना, प्रारंभिक चाल और जो है ना प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के रिगार्डिंग। क्यों, क्योंकि उससे न्यूमेरिकल जो पूछा जाएगा ना, तो वहाँ प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के रिगार्डिंग आपको पूछा जाएगा, समझा जाएगा। जब वो जानेगा तभी तो बना पाइएगा। तो प्रारंभिक वेग को हम किससे डिनोट करते हैं और अंतिम वेग को किससे डिनोट करते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं ना, आएगा। ये आपका है प्रारंभिक वेग, ये होगा आपका अंतिम वेग। ये सिर्फ हम ये बताएंगे कि ये दोनों वेग को ना किससे सूचित हम लोग करते हैं। प्रारंभिक वेग को भी बताते हैं हम लोग यू से करते हैं और अंतिम वेग को बी से डिनोट करते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। आप देखिए जो हम बताए थे बार बार, जितना पढ़ाया जा रहा है ना उसको साथ में नोट भी बनाते चले जाइए ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं ना, आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चाल और वेग के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब चाल और वेग में अंतर क्या है उसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, समझना है बारीकी से। उसके बाद हम लोग चाहेंगे कहाँ पर, एक अंतिम टॉपिक जो हम लोग का होगा त्वरण। आज का अंतिम टॉपिक त्वरण, वो काफ़ी उम्दा और जो है ना बहुत भी महत्वपूर्ण टॉपिक है और थोड़ी लंबी भी जाएगी। आइए इसको पहले खत्म कर देते हैं ना। चाल और जो है ना वेग में अंतर ना, डिफरेंट बिटवीन ना, चाल और वेग में जो अंतर है उसको लिखना है ना, अंतर चाल एवं वेग में अंतर। चलिए ये फिर कॉलम बन रहा है इधर चाल का, इधर बन रहा है वेग का ना विद्यार्थीगण। ध्यान दिए सारे लोग, आपकी जिम्मेदारी ये रहनी चाहिए, मेरी जिम्मेदारी आपको समझाना और आपकी जिम्मेदारी ना बोर्ड पर कंसंट्रेट बनाए रखना अपने आप को ना। आप देखिए चाल के बारे में हम लोग जानते हैं क्या, कि चाल जो है ना वो क्या है, चाल में जो है ना केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि एक अदिश राशि हम लोग जानते हैं, क्लियर है हम लोग ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि चाल में केवल परिमाण होता है ना, दिशा नहीं ना। क्यों, क्योंकि एक अदिश राशि है, ये लोग बता चुके हैं आपको, अदिश राशि है। और यही चीज़ अगर ये पहला नंबर इसका डिफरेंशियल है तो इसका दूसरा अगर देख के जाइएगा तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जो है ना वेग में क्या होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है ना। वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। क्यों, क्यों, यह सदिश राशि है और इसका सदिश राशि होने के लिए शर्त है कि परिमाण और दिशा दोनों होना चाहिए।
ये चीज़ आपको हम बता रखे हैं, इसको समझना चाहिए। क्योंकि ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि होता है क्या कि ऊपर वाला लाइन आपको दे देगा और आपको पूछा जाएगा क्या कि जो वेग जो है ना, देखिए वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, क्या इसका बारे में आप क्या बता सकते हैं, तो ऑप्शन आपको देगी ना, सदिश और अदिश का रिगार्डिंग देगी, वेग की देगी और भी बहुत सारी चीज़ों की देगी, तो जिसमें होती है वो आपको मारना, ये आपकी जिम्मेदारी होगी ना। क्योंकि देखिएगा ये थ्योरी बता लेने के बाद फिर ऑब्जेक्टिव टाइप जो जितने भी प्रश्न होते हैं ना वो आपके पास लाया था, जितना भी क्वेश्चन बैंक पूछा गया पिछले वर्षों में सारा लाया जाता है ना, फिर बारीकी से वो भी बताया जाता है। इसलिए क्लास को कंटिन्यू बनाए रखिए ना, थोड़ा भरोसा अपने आप को जो है ना भरोसा दिलाइए ना, किसके ऊपर, स्मार्ट गुरुकुल के ऊपर। वो आपके आप चूंकि हम सारे लोग मिलकर जो है ना ये इस बार ये हम लोगों ने सोचा है कि एक गवर्नमेंट सीट पक्का हम लोगों को करना है, तो इसमें जितनी हमारी मेहनत होगी उससे ज़्यादा मेहनत आपकी होनी जरूरी है। आइएगा दूसरा क्या है, पला डिफरेंट दूसरा का क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि किसी वस्तु की जो चाल है ना, ध्यान दीजिएगा किसी वस्तु की चाल, किसी वस्तु की चाल उस वस्तु, समझिएगा इसको, उस वस्तु के परिमाण के बराबर या, ये प्रश्न पूछा गया, बराबर या उससे अधिक हो सकती है ना, उससे अधिक हो सकती है। इसे समझिए, ये हम क्या लिखे कि किसी वस्तु की जो चाल है ना उस वस्तु के परिमाण के बराबर तो होगी या उससे अधिक होगी ना, कम नहीं होगी। ये आपके एग्जाम में पूछा गया, कैसे पूछा गया है ना, इसके बाद हम आपको उस प्रश्न को एक साथ लाएंगे, फिर आपको समझाएंगे ना, आएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिए। और इसका डिफरेंट देखिए, दूसरा क्या है कि वस्तु का वेग, किसी वस्तु का वेग का परिमाण, किसी वस्तु के वेग का परिमाण उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकती ना, उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकती। आपको हम बताएं कि दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर है ना, लेकिन एक दूसरे का एंटो और साइनो भी है। ध्यान दीजिएगा कि किसी वस्तु का जो वेग है ना उसका परिमाण जो है उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकती, उससे कम ही होगी। यहाँ पर क्या था कि उसके बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी। ये प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, इसलिए ये चीज लिखाना जो है ना जरूरी था हमारा ना। आएगा तीसरा जो है ना, बस तीन टॉपिक को देखना है, तीन टॉपिक देखिए। चूंकि हम आपको बार बार बोल रहे हैं आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपके एग्जाम में रहता है, विद्यार्थी आप लोग सचेत हो जाइए। उस प्रश्न जो आपको हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप उसको बनाते रहिए। और थ्योरी का जो थ्योरी जितना बताते हैं ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना होता है, इसलिए थ्योरी क्लियर होगा तभी ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो पाएगा। जितना लिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, बस आपका कंसंट्रेट उस पर ही होना चाहिए और कहीं पर नहीं विद्यार्थी आइएगा। अंतिम क्या है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। और किसी वस्तु द्वारा जो है ना एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। ये तो हमको डिफिनेशन दिखाई दी है, वही अंतर हम आपको लिखाने जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न को डायरेक्ट डाल दिया गया है और उसके बाद बोला कि इसमें किसमें है, तो बोलेगा अगर आ गई बात अगर की विस्थापन की तो वेग, अगर आ गई दूरी की एकांक समय में तो चाल। ये सिंपल है, आप डिफिनेशन आपको पहले ही लिखा ही दिए, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि एक बार और इसको लिखिए व्यवस्थित तरीके से, आपके पास लिखा हो रहेगा ना। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं ना, चाल कहते हैं। इसी का जो हम बताएं आपको कि ना एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर, इसका भी लिखिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी होगी, इसमें कुल दूरी, और इसमें क्या होगी एकांक समय में तय की गई कुल विस्थापन को क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। वही चीज़ लिखना है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल विस्थापन को क्या कहेंगे विद्यार्थीगण, वेग कहेंगे ना, कहते हैं या कहेंगे। अब देखिए ये तीन चीज को जो है ना जानना, समझना, परखना बहुत ही जरूरी था। क्यों? क्योंकि इससे प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में देखा गया है और जो है इसी तरीके से प्रश्न पूछा था, इसलिए हम दोनों का डिफरेंट आपको हम बता दिए। और ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। और जितना आपको हम चाल और वेग बताए ना, इतना सा थ्योरी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्याप्त है, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस जितना आप ऑब्जेक्टिव का सही जो लेके आएंगे उसको बस क्लियर कीजिएगा, आपका इससे प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आए बिना देर के हम लोग चलते हैं तोरण की ओर ना। इसको क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं और चलते हैं तोरण की ओर।
और देखिए विद्यार्थी हम बार बार बोल रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी जो है ना क्लास में कंसंट्रेट बनाए रखना होनी चाहिए, और हमारी जो है ना हमारी और हमारी टीम की जिम्मेदारी है क्या, सिलेबस को समय पे ख़त्म करना और बारीकी से आपको समझाना। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हम पर छोड़ दीजिए, बाकी आपकी जो भी जिम्मेदारी है वो अपना बखूबी निभाने का प्रयास कीजिए ना। आइएगा हम लोग अब बात करते हैं त्वरण के बारे में ना। आप इसको बारीकी से समझिएगा। त्वरण का जो भी नॉमेरिकल होगी यहीं पे हम खत्म कर देंगे, लेकिन जो बाकी शेष नॉमेरिकल रहेगा ओवरऑल नॉमेरिकल, मतलब ये कि गति और वेग से रिलेटेड जो नॉमेरिकल होगा तो उसको एक साथ लाने का हम प्रयास करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो त्वरण का लेकिन नॉमेरिकल इसे में कंप्लीट करेंगे, इसलिए ध्यान त्वरण के ऊपर दीजिएगा। त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन ना, इसलिए इसको डिनोट करते हैं हम लोग ए से, छोटी ए से। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब त्वरण कहते किसे ना, ये चीज़ ध्यान रखना है ना, त्वरण के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है ना। आप ध्यान दीजिए कि त्वरण को तो खैर हम लोग को पढ़ना ही है, पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले हमको थ्योरी समझना होगा। उसके बाद देखिए वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। सिंपल बात है, और हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि डिफिनेशन से ही उसका फॉर्मूला निकल के आता है। तो इसका डिफिनेशन पहले हम लिखते हैं कि वेग में त्वरण की, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं विद्यार्थी का ना। आइए लिखते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं ना। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। हम आपको अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाया है कि जो है ना वेग जो त्वरण जो होगी वो त्वरण जो होगी विद्यार्थी देखिए यहाँ क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। लेकिन हम वेग के बारे में पढ़ लिए इसके पहले, और वेग के हम लोग दो प्रकार से पढ़े थे, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग ना। अब वेग का परिवर्तन कैसे होगा, वही प्रारंभिक वेग में अंतिम वेग को क्या करेगा, एक दूसरे से जो है ना घटाना पड़ेगा ना, अंतर वहीं से तो होगा ना। आइए अब देखते हैं हम लोग वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, हम लोगों ने देख लिया। अब वेग को हम लोगों ने पढ़ा था कैसा, u और b। बोलेगा सर ये u और b क्या है, u को हम लोगों ने बोला था क्या कि जो है ना प्रारंभिक बोला था ना विद्यार्थी गण, प्रारंभिक वेग, और b को क्या बोला था, अंतिम वेग। अब आइए यहाँ से हम लोग निकलता है, इसका फॉर्मूला निकलता है कि देखो त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, ए से। आप देखिए बोल रहा है क्या, वेग में परिवर्तन। तो वेग हम बोल रहे थे कि आपको ये प्रारंभिक और ये अंतिम, तो अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग को क्या करेंगे, घटाएंगे ना, v माइनस यू बाय टी। ये आपका क्या हुआ, ये होगा त्वरण बराबर फार्मूला विद्यार्थीगण। आपका नॉमेरिकल आपको हम बोले हैं कि देखिए अगर ये ऐसा है ना, इसमें क्या देगा, 1 2 3 का मान देगा, चौथा बोलेगा निकालने, या इसका मान देगा, समय देगा निकालने, या करेगा इसका और इसका मान दे देगा, इसका वो बोलेगा निकालने। हम बार बार बोल रहे हैं कि नॉमेरिकल काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत कतई भी नहीं है। तो इसको बोलेंगे क्या, हिंदी में बोल सकते हैं। इसको अगर कोशिश कीजिएगा क्या कि सर हमको हिंदी में फॉर्मूला लिख दिए ना, ये हमको समझने थोड़ी सी परेशानी कठिनाई हो सकती है, तो आइए लिख लीजिए। तो त्वरण बराबर लिख सकते हैं, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय ना, ऐसे आप कह सकते हैं ना, ये बड़ी चीज़ नहीं है। आप देखिए हम लोग इतना देख लिया। आप देखिए क्या है कि इसमें से हम ये दोनों के बारे में भी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया कि वेयर u जो है ना, ये आपका क्या है, प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है, और ये v जो है ये क्या है, अंतिम वेग है। इसको अच्छे समझ जाइए, क्यों, क्योंकि इससे नॉमेरिकल अभी हम आपको जब बताएंगे समझाएंगे ना, तो आपको समझने में परेशानी नहीं होगी, थोड़ा सा मदद मिलेगी यहाँ से ना। आइए अगला हम लेके चलते हैं। एक चीज़ और समझिए, त्वरण का अस्थायी मात्रक क्या होता है ना, त्वरण का अस्थायी मात्रक जो होता है ना, वो जानते हैं क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है विद्यार्थी का ना। ये मात्रक को देख लीजिए। और त्वरण का एक चीज़ और समझिए, बीमा देख लीजिए ना, त्वरण का बीमा, त्वरण का बीमा जो होता है ना, वो होता है m नॉट ना, उसके बाद होता है LT माइनस 2, ये होता है इसका बीमा ना। तो देखिए त्वरण के बारे में जितनी भी मुख्य बातें थी वो हम लोगों ने देख लिया है। आप इससे संबंधित जो नॉमेरिकल होती हैं, चूंकि देखिएगा आपको हम बता रहे हैं कि कोई चीज़ को ना अथाव पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना उतना है जितना आपके जो है ना सिलेबस की चीज़ें जो है ना वो अच्छे से बन जाए, सॉल्व हो सके ना, और आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो उसी प्रकार से देखिए ये इतना सा थ्योरी आपका जो है ना त्वरण का काफ़ी है ना। आप इसका नॉमेरिकल की ओर हम लोग चलते हैं। इसका बहुत ही सिंपल तरीके से नॉमेरिकल भी पूछा था, आपसे बन जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं ना। आइए इसको मिटाते हैं। उसके बाद जो इसका पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में थोड़ी सी पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट मतलब कि महत्वपूर्ण कुछ बातें होगी किसके रिगार्डिंग, त्वरण के रिगार्डिंग। उसके बाद जो है ना हम लोग नॉमेरिकल की ओर अपने आप को प्रस्थान करेंगे ना। आइए इसको हम मिटाते हैं।
और बार बार बोल रहे हैं विद्यार्थीगण क्लास में कंटिन्यू बनाए रखिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। जब तक कंटिन्यूटी नहीं बनाए रखिएगा तो कुछ भी अगर सोचे हैं उसमें सफल होना जो है ना वो थोड़ा सा भारी पड़ सकती है ना, थोड़ा सफल होने में थोड़ा कठिनाई भी हो सकती है, बड़ी चीज़ नहीं है ना। आएगा इम्पोर्टेंट टर्म थोड़ा देख लेते हैं हम लोग ना, आएगा इम्पोर्टेंट टर्म। बोलेगा सर इसका इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, मुझे ऐसा बता ही दीजिए, ज़्यादा समय क्यों ले रहे हैं। आएगा देखिए वेग जब एक समान हो ना, जब वेग एक समान हो विद्यार्थी एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम लिख दे रहे हैं ना, आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। जब वेग एक समान हो, एक नंबर लिखिएगा कि जब वेग एक समान हो, जब वेग एक समान हो विद्यार्थी ना, जब वेग एक समान हो तो त्वरण का मान जब भी होगा ना वो शून्य होगा। जब वेग एक समान हो तो त्वरण का मान क्या होगा, शून्य होगा। जब वेग एक समान हो तो त्वरण का मान शून्य होगा। बोलेगा सर ये कैसे, जरा बताइए ना। ठीक है, ये इसलिए बताया चूंकि एक नॉर्मल छोटा सा पूछा गया था तो उसको मारना था, नॉर्मल बनाना था, तो वहाँ से ये फैक्ट निकल के आता है। तो हो सकता है ये प्रश्न ऐसे घुमा के पूछ दिया जाए तो आपको जो है ना कठिनाई हो जाएगी, इसलिए इसको ऐसे हम लिख के दिए हैं। तो आइएगा प्रश्न देखिए क्या था, प्रश्न देखिए क्या था विद्यार्थी का ना, वेग देखिए कैसा दिया गया था। प्रश्न को हम लिखेंगे नहीं, आप समझिएगा। प्रारंभिक वेग था 10 मीटर प्रति सेकेंड और जो है ना अंतिम तक वेग यही रह गया 10 मीटर प्रति सेकेंड, यही वेग रह गया। आप देखिए हम लोग जानते हैं प्रारंभिक वेग को हम लोग क्या बोलते हैं विद्यार्थीगण, हम लोग आपको इसके पहले बताएं प्रारंभिक वेग को क्या बोलते हैं u और अंतिम वेग को क्या बोलते हैं v बोलते हैं ना। आप देखिएगा इतना सा समय चलने में आपको कुछ भी समय चूँकि यहाँ से यहाँ जो है ना इसका वेग समान रहा, जाने में कुछ तो समय लगा होगा, तो जगह समय समझ ले, कुछ आपका अपने मन से ले सकते हैं। मान लेते क्या कि 10 मिनट लिया, मान लेते हैं बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ से यहाँ इस दूरी को तय करने में 10 मिनट समय लिया। आप देखिए हम लोग जानते हैं कि त्वरण बराबर फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं v - u/t, ये ना जानते हैं। आप देखिए v मतलब क्या, अंतिम वेग 10 है, माइनस u मतलब पहला प्रारंभिक वेग, ये भी 10 है ना, ये 10 है। और क्या हुआ, समय कितना लग रहा है t मतलब समय कितना 10 है। आप देखिए 10 में तो कुछ भी समय हो सकती है, पर जरूरी नहीं कि 10 ही होगा। 10 में 10 गया 0 और बटा 10। अब देखिए 0 में कोई भी संख्या से भाग दिया क्या आएगा विद्यार्थी, 0 ही आएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कहाँ से निकल आया, ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है, ये पहला वाला जो टर्म इंपॉर्टेंट टर्म हमको लिखा है, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, निकल के आ रहा है। आप देखिएगा कि रिजल्ट जो है ना, आप देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट जो चूंकि 0 है तो प्लस माइनस किसी में नहीं है, लेकिन कुछ अगर मान आ गया, मानते हैं कभी हो सकता है आपको माइनस में मान दे दिए, कभी प्लस में मान देगा। जब प्लस में मान देगा तब क्या होगा, और जब माइनस में मान दे तब क्या होगा ना। इंपॉर्टेंट टर्म का ये पहला नंबर ये बात थी, और दूसरे नंबर की बात किया है उसको समझने का आप लोग क्या कीजिए, प्रयास कीजिए ना। ये पहले नंबर की थी, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। दूसरे नंबर की क्या था, ध्यान दीजिएगा कि परिमाण के बारे में देखना है कि परिमाण जब मतलब इसका परिणाम जब आएगा ना, परिणाम जब आएगा, जब परिणाम आएगा विद्यार्थीगण जानते हैं क्या आएगा, जब आएगा ये परिणाम पॉजिटिव में और जब आएगा निगेटिव में तब क्या प्रभाव डालेगा ना। जब इसको क्या करें, रहने देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, इसका परिणाम जब आए आपका पॉजिटिव में और जब आए निगेटिव में तब क्या इफेक्ट डालेगा वो चीज़। जब पॉजिटिव में आए ना तो उसको बोलेंगे त्वरण, और जब निगेटिव में आए ना विद्यार्थी उसको बोलेंगे मंदन। क्या बोलेंगे, मंदन। बोलेगा सर इसमें क्या अंतर है, कुछ नहीं, दोनों सिमिलर ही है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है कि मंदन तो निगेटिव में आएगा, लेकिन मंदन को हम लोग निगेटिव में नहीं लिखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लिखिएगा, लिख लीजिएगा। चूँकि मंदन को ऋणात्मक में नहीं लिखते हैं, क्योंकि मंदन जब भी होगा वो निगेटिव होगा ही नहीं ना। जब मंदन का निगेटिव आएगा लेकिन वो निगेटिव मान नहीं रहेगा, इसीलिए हम लिखे मंदन को निगेटिव में नहीं लिखते हैं, ऋणात्मक मान हम लोग नहीं डालते हैं ना। आएगा मंदन। अभी तक हम लोगों ने थ्योरी पर आए त्वरण का, ये आपका समझ होता है। आइए अब देखते हैं नॉमेरिकल की ओर। और नॉमेरिकल का बहुत सिंपल है, उसको एक हम चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट में एक डालेंगे, उस चार्ट को जो आपके एग्जाम में जितना प्रश्न पूछा है सारा एक चार्ट में डाल देंगे, फिर उसको बताने के लिए समझाने के लिए जो आपको हम बता देंगे, समझ आप खुद समझ जाइएगा, बड़ी चीज़ नहीं है ये ना। फिर घर में अपना जहाँ पर भी है अपना जो है ना क्या कीजिएगा, उसको रिवीजन कीजिएगा ना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। आइएगा इसको हम मिटा रहे हैं, उसके बाद फिर इसका जो नॉमेरिकल है उसके बारे में हम आपको सबसे चर्चा करते हैं। बार बार बोल रहे हैं विद्यार्थीगण क्लास में कंटिन्यूटी बनाए रखिए और खुद पर भरोसा रखिए, और जो है कि और हम लोगों पर भी भरोसा रखिए, मेरे ऊपर और मेरे टीम के ऊपर भरोसा रखिए। बाकी जो है ना कुछ नहीं है, बाकी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा ना। आएगा हम एक चीज़ बना के आपको दे रहे हैं, एक एग्जांपल ही समझिए, और एग्जांपल इसलिए समझिए क्योंकि जितना एग्जाम में पूछा सारा को हम एक चार्ट में जो है ना तब्दील कर दिए है, उस चार्ट से सारा प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। प्रश्न बारीकी से लिखिएगा ना तो काफ़ी लंबा वीडियो हो सकती है, इसलिए हम एक चार्ट में ही बनाने का प्रयास किया है, ध्यान दीजिएगा ना। ये देखिएगा
बोलेगा सर ये क्या बना रहे हैं, तो आप समझिए तो पहले समझिए, तो पहले समझ तो लीजिए ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित होगा। जितना भी प्रश्न है सबको इसमें हम डाल दिए ना, सब में डाल दिए हैं। ये एक सेकेंड रुक लीजिए, सारा को नोट्स बना के रखे हुए हैं हम ना। आइए आप ध्यान दीजिए ना, देखिए अच्छे से हम इसको जो है ना चार्ट बना कर रखे हैं, जो आपने जितने एग्जाम में आपका पूछा गया इसको नोट्स के तरह के निकाल कर हम रख रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये है आपका प्रारंभिक वेग, जिसको हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, हम सारे लोग जानते हैं। और ये है आपका अंतिम वेग, जिसको हम लोग भी जानते हैं ना। और ये है आपका समय, इसको बोलते हैं टी। ये है आपका परिणाम। हम लोगों ने क्या देखा कि सारे को एक लाइन से कॉलम में हम बना के रखे हैं ना, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, अच्छे से नोट्स निकाल के हम रख रखे। देखिएगा क्या किया, आपको हम बोले कि 1 2 3 4 ये 4 टर्म होता है किसमें, हम लोग जानते हैं। एक फार्मूला हम लोग किसका जान लीजिए, हम लोग त्वरण बराबर ना, त्वरण मतलब कि एक्सेलरेशन बराबर जानते हैं b - u/t। 1 2 3 और 4 है, 4 में से किसी 3 का मान देगा, 1 का मान निकालना है। लेकिन मैक्सिमम ऑफ प्रश्न जितना आपका एग्जाम में पूछा गया है ना विद्यार्थीगण, जानते हैं वो क्या किया है, वो समय दे दिया है। अंतिम वेग मतलब b का मान दे दिया है, प्रारंभिक वेग मतलब u का मान दे दिया है, और रिजल्ट डायरेक्ट वो पूछता है वैसे ही बनाना, जैसे आपके एग्जाम में जितना मान से पूछा है वो हम निकाल के रखें। देखिएगा कि प्रारंभिक वेग मतलब u का मान दिया है आपको कितना, 10 मीटर प्रति सेकेंड, और अंतिम वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, और समय दिया है 2 सेकेंड। ये पहला प्रश्न हो गया, इसका आपको परिमाण मतलब कि रिजल्ट निकालना है, परिणाम निकालना है। और दूसरा प्रश्न देखिए कैसा दिया है कि 20 मीटर प्रति सेकेंड दिया है प्रारंभिक वेग मतलब u का मान, और 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया है अंतिम वेग ना मतलब v का मान, और समय दिया है आपका 2 सेकेंड ही दिया है ना। आप देखिए आप क्या करना है, इसे समझिएगा बात को ना, इससे प्रश्न निकालना है, आंसर निकालना है ना। तो हम लोग जानते हैं क्या कि एक्सेलरेशन मतलब क्या कि त्वरण बराबर b - u/t होता है। तो जिसमें कि एक्सेलरेशन हमको निकालना है, परिणाम तो निकालना है। v मतलब अंतिम वेग कितना है, 20 है ना, 20 और माइनस u का मान कितना है, 10 है, 10 बटा समय का मान है 2 सेकेंड 2, और मीटर प्रति सेकेंड में तो उसका मान आता ही है ना, नहीं रहता। अगर ये घंटे में रहता है, मिनट में रहता तो उसको चेंज करना पड़ता है, लेकिन है नहीं तो चेंज नहीं करेंगे इसको ना। 20 में 10 गया, कितना बचा, 10, और 2 से देंगे भाग, कितना बचेगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिएगा कि इस प्रश्न को देखिए क्या कर दिया है कि अंतिम वेग को प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को अंतिम वेग, मतलब वेग का जो होता है ना मान अगर आगे से जाए या पीछे से आए, देखिए इसका जो है ना रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। ये आपको हम बताना चाह रहे हैं, और यही चीज आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन मतलब क्या, त्वरण बराबर b - u/t। तो v का मान इसमें क्या दिया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड, और माइनस क्या होगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। आप ध्यान दीजिएगा कि ये आपका निकल गया था क्या, यहाँ निकल गया था आपका त्वरण, और इसके बाद देखिए ये आपका देखिए यहाँ से सिंपल हो रहा है, समय कितना है, 2 सेकेंड। आप ध्यान दीजिएगा कि इसको जब निकालिएगा ना तो ये आपका मान आएगा माइनस में आया, इसका मतलब क्या, ये मंदन है, ये आपका क्या था, त्वरण था ना। ये प्लस में ना मान आया बाबू, नहीं आया, ये प्लस में आएगा, +5 ना आया तो प्लस को हमको लिख लो, हम लोग नहीं लिखते हैं, तो 5 ही हुआ। तो 5 जब 2 से भाग दिए, 2 पंचे ना, 5 बार में कट गया। अब इसको कटाइए, 10 में 20 से कट जाएगा तो -10 ना बचेगा, और 2 से भाग दीजिएगा, 2 पंचे मतलब -5। आप देखिए, लेकिन यहाँ से एक चीज क्लियर हुआ कि ये आपका त्वरण और ये आपका क्या है, मंदन है। लेकिन मंदन को हम लोग निगेटिव में नहीं लिखते हैं, इसको लिखेंगे 5 ही, लेकिन ये मंदन का मान होगा 5, ना कि त्वरण का मान होगा। एक चीज ध्यान देगा, ऑप्शन में आपको देगा त्वरण 5 या मंदन 5, तो उसके हिसाब से आंसर देगा, जो आपका आंसर जिस हिसाब से आया होगा। फिर माइनस में हम लोग लिखते नहीं है। मंदन और त्वरण इसके पहले पर आए थे, मंदन और त्वरण का एग्जाम्पल के तौर पर ही आप लोग समझिए, आपके एग्जाम में भी ये पूछा गया है। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि जब वस्तु का एग्जाम्पल, ये आपका प्रश्न ही है कि जब वस्तु का वेग जो है ना एक समान रूप से बढ़ता है, जब वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान जो है ना वो समान रहता है। कैसे रहेगा, किस केस में रहेगा, ये चीज आपको देखना है ना। ये चीज को ध्यान दीजिएगा कि जब वस्तु आपका 2 मीटर प्रति सेकेंड है ना पहली बार में, आप देखिएगा, और दूसरी बार में हो गया 4 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये 2 सेकेंड समय तो उतना ही लेगा। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा कि 6 मीटर प्रति सेकेंड, ये भी समय तो 2 सेकेंड ही लेगा। अब यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे थे कि जब वस्तु का वेग एक समान हो, पहले 2 मीटर प्रति सेकेंड था, फिर 2 ही बढ़ाना 4 हुआ, फिर 4 से 2 ही बढ़ा, मतलब समान है, एक समान ही तो है ना, ये एक समान है। आप देखिए यहाँ से अगर निकालिएगा ना, यहाँ से अगर इस सब का मान निकालिएगा तो क्या होगा, a बराबर b - u/t होगा, नहीं होगा। आप देखिए इसको आप पहले ई दोनों का निकाल लीजिएगा, फिर ई दोनों का, तो ई दोनों का पहले निकालिएगा, जानते हैं क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं ये हो जाएगा प्रारंभिक वेग हो जाएगा अंतिम वेग, तो हम लोग जानते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय,
तो अंतिम वेग कितना है 4 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है 2 और बटा कितना समय 2 है। 4 में 2 गया 2/2 कट के कितना है 1 मीटर प्रति सेकेंड आ गया ना। इसी को देखिए आप दूसरे से निकालिए b माइनस यू बाई टी होगा फॉर्मूला, तो ये दोनों का निकालिए, ये दोनों के बीच 4 मीटर प्रति सेकंड 6 मीटर प्रति सेकंड, इसमें प्रारंभिक वेग ये अंतिम वेग ये, तो अंतिम वेग मतलब 6 माइनस प्रारंभिक मतलब 4 बटा क्या है समय 2 सेकंड, 2 से भाग ना, 6 में 4 गया 2, 2 में 2 गया भाग दिया तो 1 मीटर प्रति सेकंड आया, तो इसका दोनों का मान समान हुआ। यही चीज़ बताना चाह रहा है कि जब वस्तु का वेग ना एक समान रहेगा ना, एक समान रूप से जब बढ़ेगा ना तो त्वरण का मान क्या होगा समान होगा ना। देखिए कुल मिला के ये सारा थ्योरी था, 1-2 न्यूमेरिकल को एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको लिए हैं, बाकी जितना भी आप देखिए ये आपका अंतिम टॉपिक था, मतलब इसके पहले आपका 2 क्लास ले लिया गया है, दूरी और विस्थापन का और कोणीय चाल का, और जितना भी न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड था वो बता दिए थे। इससे रिलेटेड जो है इस वीडियो में आपको बताई दिए इस क्लास में। आप देखिए गति और वेग मतलब स्पीड एंड वेलोसिटी का सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया विद्यार्थीगण। आप देखिए क्या रह गया है स्पीड एंड वेलोसिटी का जो है ना मिक्स्ड जो है ना न्यूमेरिकल प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो सारा बारीकी से हमारी टीम उसको आपके क्वेश्चन में से बाहर निकाली रही है। एक साथ इस पर हम एक दिन किसी दिन आकर उसको सॉल्यूशन कराई देंगे। पहली बात, दूसरी बात क्या, इसका जितना भी न्यूमेरिकल का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होगा ना वो सारे प्रश्न का एक लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज पहले हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं फिर ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं। अब ये थ्योरी सारा खत्म ही हो गया इस चैप्टर का। गति और वेग का ऐसे प्रश्न जो है काफी ज्यादा पूछा जाता है, इस चैप्टर को क्लियर किए, इसका मतलब ये है कि आपने रिजल्ट को पकड़ लिया। इस चैप्टर को पकड़ा है इसका मतलब रिजल्ट को आप लोगों ने पकड़ लिया। आप देखिए शेष रह गया ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव जो है ना हम आपको जो है इसके बाद ऑब्जेक्टिव इसके बाद जो वीडियो आएगी जो क्लास होगी उसमें ऑब्जेक्टिव को बारीकी से आपको समझा देंगे, पढ़ा देंगे ना, और उसके बाद जो है फिर आपसे कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है ना। चलिए हम आशा करते हैं विद्यार्थी आप सारे जितना हम आपको अभी तक बताए हैं, जितना समझाने में जो है ना हम कामयाब हो गए होंगे ना। ये आप मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। इस क्लास को हम यहीं समाप्त करना चाहते हैं। धन्यवाद।